हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम क्लास 11th का अध्याय 19 उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम समस्थिति, होम्योस्टेसिस, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, परासरण नियमन, ऑस्मोरेगुलेशन और जंतुओं में उत्सर्जी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले समस्थिति यानी कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। सम माने होता है समान, स्थिति कंडीशन, यानी कि टर्म वाल्टर ब्रैनफोर्ड ने दिया था। तो समस्थापन या समस्थिति किसी तंत्र का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करके ताप, पीएच आदि को नियत रखता है, स्थिर रखता है, कांस्टेंट रखता है। अर्थात किसी भी सिस्टम का, किसी भी जीव का वह गुण जिसके द्वारा कोई सिस्टम, कोई तंत्र, कोई जीव अपने आंतरिक पर्यावरण में चेंज करके अपने अंदर के पर्यावरण को निश्चित बनाए रखता है, कांस्टेंट बनाए रखता है। इसके लिए वो ताप, पीएच आदि में परिवर्तन करता है। समस्थिति, समस्थापन या होम्योस्टेसिस कहलाता है। किसी भी प्राणी के जो आंतरिक पर्यावरण का अनुकूलतम गतिक स्थिरता यानी कि अनुकूलतम जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, गतिक स्थिरता या एक रूपता, दैट इज, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट बोलते हैं, जो बाह्य वातावरण से भिन्न होती है, को बरकरार रखने की क्षमता समस्थापन कहलाती है। तो समस्थापन में कोई भी जीव बाह्य वातावरण में कितना भी परिवर्तन हो जाए, उसमें अपनी बॉडी के आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक वातावरण में परिवर्तन करके उसको अपनी बॉडी के लिए अनुकूलतम बनाए रखता है। इस स्थिति को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसके बाद उत्सर्जन, जो समस्थापन को बरकरार रखने के लिए जीवों में जो उपापचय, मेटाबॉलिज्म के कारण नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, वो अगर बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो वो बॉडी में नुकसान करते हैं। इसीलिए समस्थापन को बरकरार रखने के लिए जीवों में कोशिकीय उपापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप बनने वाले व्यर्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बॉडी में इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। जो अंग उसमें यूज़ होते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, और यह प्रक्रिया जो होती है उत्सर्जन कहलाती है। और जो व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं उन्हें हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब है समस्थापन को बरकरार रखने के लिए कोशिकीय उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थों को या उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र कर शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। समस्थापन बनाए रखने के लिए कोशिका, ऊतक, अंग अथवा प्राणी के शरीर से उपापचयी व्यर्थ पदार्थों का तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों को जल बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद परासरण नियमन यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन नाम से चल रहा है। परासरण का नियंत्रण यानी कि प्राणियों के शरीरों में जो लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तथा जल की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए लवणों तथा जल की जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रण करना, उसको नियंत्रित करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। यानी कि जल और बाह्य लवणों की मात्रा को नियंत्रित कर प्राणी के शरीर की सेल्स यानी कि कोशिकाएं तथा बाह्य कोशिकीय तरल की परासरणीय सांद्रता को बनाए रखने की प्रक्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन में कोई भी जीव अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा जल को बॉडी से बाहर निकालता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है और आवश्यकता पड़ने पर जल का अवशोषण भी करता है।
सॉल्ट्स का अवशोषण भी करता है, अर्थात वो अपने अंदर की जल और लवण की मात्रा को अपने लिए अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखता है। परासरण नियमन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के आधार पर दो तरह के प्राणी, दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स का मतलब क्या होता है कि वे जंतु जो अपने शरीर के तरलों की यानी कि फ्लूइड्स की जो परासरणीय परिस्थितियां हैं, परासरणीय कंडीशंस हैं, ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं, को सक्रिय रूप से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो क्या काम करते हैं कि अपने शरीर के तरलों की जो परासरणता है वो अपने चारों ओर उपस्थित माध्यम के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे जीव, ऐसे प्राणी ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं, यानी कि उनके अंदर अपने शरीर के जो परासरणीय सांद्रता है, परासरणीय परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, उनको सक्रिय रूप से नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि वो माध्यम के अनुसार अपने बॉडी के अंदर उपस्थित तरलों की जो सांद्रता है उसको बरकरार रखते हैं। जैसे उसके जो एग्जाम्पल है, सभी समुद्री अकशेरुकी जीव जो होते हैं, कुछ स्वच्छ जलीय अकशेरुकी जीव तथा हैगफिश अकेली साइक्लोस्टोमेटा होती है। ये जो अकेले वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, वरना सभी वर्टिब्रेट्स, सभी कशेरुकी जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। नाम से पता चल रहा है ऑस्मो रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स मतलब कि इन जंतुओं की जो आंतरिक परासरणीय सांद्रता है या परासरणता है वो निश्चित बनी रहती है और जो बाह्य माध्यम है उसके अनुसार बदलती नहीं है, अर्थात जिसके बॉडी के अंदर की परासरणीय कंडीशंस, परासरणीय सांद्रता, परासरणता निश्चित बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है और वो माध्यम के अनुसार नहीं बदलती है। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। और अधिकांश कशेरुकी जंतु जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। अब जो जंतुओं में उत्सर्जी अंग होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ में जो उत्सर्जन का काम होता है वो कोशिका कला करती है, यानी कि उनकी बॉडी एक सिंगल सेल होती है और उस सिंगल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या कोशिका कला होती है वो प्लस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुंचनशील धानी, तो कोशिका कला प्लस संकुंचनशील धानी। इसके बाद जो स्पंज होते हैं यानी कि पॉरीफेरा होते हैं, पॉरीफेरा में ऑर्गन्स नहीं होते, सेल्स प्रेजेंट होती है। उनके बॉडी के अंदर बहुत सूक्ष्म पोर जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं, ऑस्ट्रिया की सहायता से जल अंदर प्रवेश करता है। उसी जल से वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसी जल से वो ऑक्सीजन श्वसन के लिए यूज़ करते हैं, उसी जल से CO2 को बॉडी से जब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से उसी जल में वो अपने उत्सर्जी पदार्थ डाल देते हैं और उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो उनके कैनाल सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उनमें स्पंज में जो होता है कैनाल सिस्टम यानी कि नाल तंत्र जो होता है वो उत्सर्जन का काम करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं सीलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया, जैसे हाइड्रा। तो सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया जो होता है इनमें शरीर की सतह जो होती है यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से ही उत्सर्जी पदार्थ बॉडी से बाहर निकाल जाते हैं। इसके बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होती हैं, इनमें फ्लेम सेल्स यानी कि ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो उत्सर्जी पदार्थ का काम करती हैं। इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज
एसके हेलमिंथीज में जो रिनेट सेल्स होती हैं, ये उत्सर्जन का काम करती हैं। इसके बाद जो एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं जैसे केचुआ, इनमें नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया बॉडी में उत्सर्जन का काम करते हैं। इसके बाद ऑर्थोपोडा में, जो ऑर्थोपोडा है ऑर्थोपोडा में जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोच है, तो कीट में मेल्पीगियन नलिकाएं यानी कि मेल्पीगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो उत्सर्जन का काम करती हैं। एरेक्निडिया जिसमें मकड़ी और बिच्छू आते हैं यानी कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स आते हैं, उनमें कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सक्रीजन में काम करती हैं। जबकि क्रस्टेशियन जिसमें प्रॉन और क्रैब आते हैं उसमें ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं जो उत्सर्जन का काम करती हैं। इसके बाद संघ मोलस्का में, जिसमें पाइला आता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं मोलस्का में, इनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो बोजेनस के अंग होते हैं। बोजेनस के अंग और कैबर्स ऑर्गन्स, कैबर्स के अंग होते हैं। इकायोडर्मेटा में जो अमोनिया होती है, उनका वेस्ट मटेरियल वो श्वसन सतह से बाहर चला जाता है। इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश, इनमें जो अमोनिया होती है श्वसन सतह से बाहर निकल जाती है, यानी कि इनमें जो उत्सर्जन काम है वो श्वसन सतह ही करती है। और अधिकांश कॉर्डेट्स में यानी कि कशेरुकी में जो किडनी होती है यानी कि वृक्क होते हैं वो उत्सर्जन का काम करते हैं। और किडनी से संबंधित जो पार्ट्स होते हैं वो मिलकर उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।